अस्सलाम वालेकुम। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब यानी दोनों किरदार जो अदा करते हैं, अनकरीब वो काबुल तशरीफ़ लेके जाएंगे। एक वफ़द लेके जा रहे हैं वो, और ये 19 अप्रैल की डेट बनती है, तो आज 18 की रिकॉर्डिंग है, तो ये कल की डेट बनती है। और उसके बाद ये 22 अप्रैल तक ढाका पहुंचेंगे इंशाल्लाह। और ये दो बड़े अहम मेरे ख्याल में फ़ॉरेन विज़िट्स हैं, क्योंकि एक तो अफ़गानिस्तान में आफ्टर जो शाह महमूद कुरैशी का विज़िट था, उसके बाद से ये पहला हमारा डिप्लोमेटिक मिशन है जो अफ़गानिस्तान के साथ इंक्रीजिंग एक टेंशन बनती जा रही है टीटीपी के मसले को लेके और अफ़गान रेफ्यूजीज़ के मसले को लेके। जहाँ टीटीपी का मसला एक तालिबान हुकूमत के कुछ एलिमेंट स्पॉन्सर करते हैं, एक ये हमारी स्टेट की तरफ से क्लेम किया जाता है, और अफ़गान रियासत की तरफ से क्लेम किया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो रेफ्यूजीज़ के साथ मिस ट्रीटमेंट करता है अफ़गानी, और सब्सिक्वेंटली उनको जो डिपोर्ट भी कर रहा है वो भी खासे फेयर नहीं है, कंसिडरिंग कि अफगानिस्तान एक डेवलपिंग नेशन है। ये इस एतबार से भी अहम है कि अफगानिस्तान के पास वो चीज़ें हैं जो हमारे पास नहीं है, और पाकिस्तान के पास वो चीज़ें जो अफगानिस्तान के पास नहीं है, जैसे कि गंदम, इंडस्ट्रियल मसनूआत, एनर्जी, ये व्हीकल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम मैन्युफैक्चर करते हैं। और ऑलरेडी एक तिजारती सिलसिला जारी है, लेकिन स्मगलिंग की मद में उसको कोई लीगल ऑफिशियल डिप्लोमेटिक हैसियत देने की अब ज़रूरत है, जहाँ पे एक बायलैटरल ट्रेड डेवलप हो। और अफगानिस्तान के पास सबसे जो अहम चीज़ें जो हमें चाहिए वो है पानी। उसके सिलसिले में उस ज़िमन में अफ़गानिस्तान चाइना की मदद से सबसे बड़ी अब अपनी नहर भी बना रहा है, जो सबसे बड़ी मैन मेड नहर होगी एशिया की, वो ऑल द वे ताजिकिस्तान और उस साइड से जो पानी है अफ़गानियों का हक, लेकिन वो चूँकि टेक्नोलॉजी नहीं थी, वहाँ डेवलपमेंट नहीं थी, तो ताजिक और नेबरिंग कंट्रीज़ उसको कंज्यूम कर रहे थे, तो वो अफ़गानिस्तान के थ्रू फ्लो करेगा एक नेचुरल, एक मैन मेड प्रोसेस के तहत। तो वो ना सिर्फ एक बहुत बड़े एरिया को एरेबल लैंड भी बना देगा अफगानिस्तान के अंदर, बल्कि वो डिस्ट्रीब्यूशन के अतबार से, उनकी एनर्जी रिसोर्सेज और नीड्स के अतबार से, और पाकिस्तान अपने नेबर के साथ शेयर करने के लिए एक बहुत बड़ा एसेट बन जाएगा। बांग्लादेश इसमें टाइन कैसे करता है? इसकी ये वजह ये है कि जो बांग्लादेश और अफगानिस्तान के दो ये हमारे डिप्लोमेटिक ट्रिप्स हैं, ये दोनों इक्वली एज इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश उस इस्लामिक आइडेंटिटी या मुस्लिम आइडेंटिटी ऑफ साउथ एशिया को रिप्रेजेंट करते हैं, जो इस वक्त बहुत सख्ती की हालत के अंदर है हिंदुस्तान के अंदर। आप आज गज़ा को देख रहे हैं, तो इसी को आप बहुत बड़े स्केल के ऊपर इमेजिन कर लें, एक ज़्यादा बड़ी तादाद और पॉपुलेशन के साथ हिंदुस्तान के अंदर, और एक स्लो अट्रिशन की जंग चल रही है, जहाँ पे सॉफ्ट हिंदुत्व यानी कि कांग्रेस और हार्ड हिंदुत्व यानी कि आरएसएस और बीजेपी एक स्लो इरोजन कर रही थी मुसलमान माशरत की हिंदुस्तान के अंदर। अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तीनों के बॉर्डर जो हैं वो काफ़ी इनडिफेंसिबल हैं। फ्लैट, पाकिस्तान के केस में बहुत लंबी फ्लैट लैंड है, शेयर्ड बॉर्डर है ईरान और अफगानिस्तान के साथ, जो प्रिटी मच इंतहाई पोरस बॉर्डर है। सिमिलरली हमारा बहुत लंबा बॉर्डर है हिंदुस्तान के साथ, उसको प्रोटेक्ट करना इन केस ऑफ वॉर बहुत मुश्किल होता है। सेम चीज़ वाइस वर्सा अफगानिस्तान पे अप्लाई करती है। इसी तरह बांग्लादेश की तीनों तरफ से घिरा हुआ है, और उसकी नेवल जो सपोर्ट है वो उसके तक पहुँचाना बहुत मुश्किल है खासी, और रीजनल अलाइज भी उसके इतने हिंदुस्तान के मुकाबले में ताकतवर नहीं है। तो बांग्लादेश भी इस तरह से वो डिमांड रखता है। ये तीनों मुल्क बायलैटरल, ट्राइलैटरल ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशंस के ज़रिए साउथ एशिया के अंदर मुस्लिम आइडेंटिटी को ना सिर्फ सिक्योर कर सकते हैं, जो कि हमारी इसी खत्ते के अंदर बेस्ड है, ये देवबंदी, बरेलवी, ये सारे तसव्वुरात, हमारी तहरीकें, जमात इस्लामी वगैरह, हमारी सारी आइडेंटिटी मार्कर्स जो हैं, हमारे सूफ़ी बुज़ुर्ग, शायर, फ़लसफ़ी, इकबाल, ये सब चीज़ें जो हमारी है मुश्तरक इस एरिया के अंदर हैं। और सबसे बढ़ के उर्दू ज़ुबान। आप हैरान होंगे कि अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के अंदर भी उर्दू ज़ुबान कितनी ज़्यादा अहमियत आज तक रखते हैं। हिंदुस्तान में तो रखते ही रखते हैं, पाकिस्तान में भी एक अडॉप्ट की गई थी। तो क्योंकि इस्लामिकेट लैंग्वेजेस में से जिस तरह के फ़ारसी है, जिस तरह के अरबी ज़ुबान है, जिस तरह के उर्दू भी है, और इस्लामिकेट लैंग्वेजेस में ना सिर्फ होने के इसका एक शेयर्ड कल्चर, मैनरिज्म्स, फूड, कुजीन, बिहेवियर्स वगैरह वगैरह, लिबास, एक पूरा एक कल्चरल एटीट्यूड है जो इस पूरे साउथ एशिया के रीजन को डिफाइन करता है, फ्रॉम बांग्लादेश ऑन वन एंड टू पाकिस्तान, पार्ट्स ऑफ ईरान, एंड ऑल द वे अप टू अफगानिस्तान, और हिंदुस्तान तो इसके अंदर ज़ाहिर बात है। तो ये एक बहुत बड़ी जो हिस्टोरिकल पार्टनरशिप थी, जिसको हमारे बड़ों ने डिफरेंट जियोग्राफिकल, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल रीजंस फेल किया इसको अचीव करने में, तो आज ये पोटेंशियली एक्चुअलाइज हो सकती है। और इसकी वजह यह है कि जो कोलैप्सिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, अमेरिका खुद एक डिमांड फॉर डॉलर्स को अब कम करने की कोशिश कर रहा है, टैरिफ्स के ज़रिए अपने मुखालिफिन के अंदर जो है वो जो एक डिमांड थी फॉर डॉलर्स, जारी बता ट्रेड रिलेशंस के लिए,
उसको कम कर रहा है। अमेरिका नेट इंपोर्टर से अब वापस एक एक्सपोर्टर बनना चाह रहा है, इंडस्ट्रियल बेस को खड़ा करना चाह रहा है अपनी। बहुत सारी फॉरेन जंगों के अंदर वो नहीं पार्टिसिपेट कर रहा। आज वर्ल्ड वॉर वन के बाद से पहली बार आपको अमेरिका रूस के साथ अलायंस बनाते हुए नज़र आ रहा है, और रूस और अमेरिका के दरमियान फिर यूरोप को अबैंडन करते हुए नज़र आ रहा है। यूरोप को भी रियलाइन करना पड़ेगा सुन्नी मुसलमान रियासतों का, मैं सुन्नी एक वजह से कह रहा हूँ, किसी सेक्टेरियन रीजन से नहीं, बट सुन्नी मेजॉरिटी मुसलमान रियासतें जो मिडल ईस्ट के अंदर हैं, फॉर देयर स्ट्रेटेजिक पर्पसेस, उनको इसराइल अब उतना बड़ा पोटेंशियल एलाय नहीं नज़र आ रहा यूरोप को। इसी तरह साउथ एंड सेंट्रल एशिया के अंदर भी अब एक नए पैराडाइम को डिफाइन करना होगा, जहाँ पे बिग बैड जो है, या बिग आप कह लें खिलाड़ी जो है इस एरिया का, वो चीन है, और जो वेस्टर्न एलाय यहाँ बड़ा है वो रूस है। ये बात सुन के आपको हैरानी होगी कि रूस तो वेस्टर्न एलाय नहीं है, बट आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे। क्योंकि एक मिसाल तौर पे यूक्रेन के अंदर भी जो वादा किया था ट्रंप ने कि मैं अपना सारा एड जो पिछली गवर्नमेंट्स ने दिया है वो वापस लूँगा मिनरल डील्स की शक्ल में, वो डील्स भी आगे जाकर मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह, तो वो बनने जा रही हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान के ज़िम्मन में एक आखिरी बात कि जो जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, उसमें एक स्पेशल एनवॉय अफ़गानिस्तान पे गया था, मोहम्मद सादिक खान उसको लीड कर रहे थे काबुल में। उनकी एक बहुत तफसीली मीटिंग्स हुई थी 15 महीने में। अब जो आखिरी मीटिंग हुई है उनकी, उसमें अपेरेंटली बताया जा रहा है कि अफ़गान गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा विलिंग नज़र आई है टू कोऑपरेट के जो ये टीटीपी का मसला है, और इस मसले को सीरियसली संजीदा तरीके से रिजॉल्व करने का। ज़ाहिर बात है हम रेफ्यूजीज़ को और वो टीटीपी को इस्तेमाल करते थे एज ए लेवरेजिंग टूल हमारे एक बड़े कंटेस्टेड बॉर्डर के ऊपर, और मेरे ख्याल में बेहतर यही है दोनों कौमों के लिए कि ये मसले, इन दोनों मसाइल को रिजॉल्व कर लिया जाए और बिरादराना ताल्लुकात को बहाल किया जाए, ताकि पाकिस्तान अपने बलूचिस्तान के ऊपर फोकस कर सके और अपने इकनॉमिक क्राइसिस के ऊपर, और अफगानिस्तान जो है अपने मुल्क के बिल्डअप करने में और आइसिस खुरासान और इस तरह की जो टेररिस्ट तंजीमें उनके खिलाफ कम्बैट करने में फोकस कर सके। और जो बड़ा ग्रेटर एनिमी है जो हमारे चीफ साहब ने भी आइडेंटिफाई किए रिसेंट अपनी तकरीर के अंदर, उस तकरीर के ऊपर वैसे तो बहुत तनकीद और वजूहत से बनती है, लेकिन जो उन्होंने सही बात की है उसके अंदर वो ये है कि हम इन 1500-2000 बलोच दहशतगर्दों के सामने नहीं अपना ढेर होने वाले, हम अपने से 10 बड़े गुना हिंदुस्तान से मुकाबला करते रहें और करते रहेंगे। और वो एग्जिस्टेंशियल जो उसकी एनिमिटी है हमारे साथ, और जो टू नेशन थियरी को दोबारा टाउट करने वाले लोगों ने काम किया, ये एक आप कह लें सबक दोहराने वाली बात है कि जो पाकिस्तान 20-25 साल से सबक भूला हुआ था अपना रीजन के अंदर, जो उसका एक्चुअल रोल और किरदार रहा है, और साउथ एशिया के अंदर मुस्लिम आइडेंटिटी को, हमारी सिविलाइजेशन को, एक पहलू है जो हमारी सिविलाइजेशन का, इस्लामिक सिविलाइजेशन का, साउथ एशियन मुस्लिम आइडेंटिटी को सिक्योर करने के लिए पाकिस्तान एज ए न्यूक्लियर स्टेट कितना पिवटल रोल अदा करती है। और अफगानिस्तान और बांग्लादेश जो दो पर हैं इस शाहीन के, उसके बगैर वो ये उड़ान नहीं पकड़ सकता। अब इसके आखिर में मैं सिर्फ एक दुआ कहना चाहूँगा, एक बात कहना चाहूँगा कि काश कि ये सारा कुछ इतने अगली तरीके से ना हुआ होता। टीटीपी की दहशतगर्दी हो, आइसिस खुरासान की दहशतगर्दी हो, अफगानिस्तान में उनकी स्पॉन्सरशिप जो भी करता हो आपस में, मैं किसी की हतमी राय नहीं देता कि वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि आइसिस खुरासान पाकिस्तान उसको पनाह देता है, हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि टीटीपी को वो पनाह देते हैं। और तीसरी चीज़ जो बहुत एक इंटरनेशनल लॉ, इंसानी अखलाक और सबसे बढ़ के शरी इस्लामी को वायलेट करने वाली और बहुत ही डिह्यूमनाइजिंग हरकत थी, जिस तरह से हमने अफ़गान रेफ्यूजीज़ हमारे भाइयों को निकाला है पाकिस्तान से और निकाल रहे हैं इस प्रोसेस में, उनकी मैल ट्रीटमेंट, करप्शन, उनका माल हड़प लेना, उनसे चोरी करवाना और उनसे बदतमीज़ी करना, उनको मारना पीटना, ये सारा जो प्रोसेस है ये बड़ा बैड टेस्ट छोड़ देता है और सगे रिश्तेदारों के घरों में भी फूट डल जाती है। तो एक उम्मीद है कि खून से बढ़ के बंधन है इस्लाम का हमारा, और हमारी जो तारीख़ है मुश्तरक अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की, लेकिन ये चीज़ें याद रहती हैं लोगों को, और कौमों के दरमियान फूट डलने में देर नहीं लगती और दुश्मनों को उसको एक्सप्लॉइट करने में भी देर नहीं लगती। तो मुझे उम्मीद है कि ये विज़िट जो है वो एक पैचवर्क के तौर पे काम करेगा, एक मरहम के तौर पे काम करेगा कि जो पाकिस्तान ने कुछ बहुत आई वुड से छोटेपन का मुजाहरा किया पिछले 10-20 सालों के अंदर। अफ़गानिस्तान तो पस्त हाल में था ही, तो उनसे बड़ापन, छोटापन, ये सब डिबेट नहीं बनती। वो एक जंग में मुसल्लत थे और उस जंग में हम उनके दुश्मन थे अमेरिका के साथ मिल के। अब पाकिस्तान का जब बड़ापन का वक्त है तो पाकिस्तान ने बहुत इमेच्योरली बिहेव किया मेरे ख्याल में। अगर ये रिजॉल्व हो सकती हैं और वो मैग्नेनिमिटी के साथ हमें कबूल करते हैं और हम उनको कोई बेनिफिट दे सकते हैं और उसको एक विन विन बना सकते हैं, तो रीजन के लिए बहुत पॉजिटिव रिवर्बरेशंस होंगी, ख़ासतौर पे बांग्लादेश से लेकर हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमानों के लिए। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को उतना एक्टिव थ्रेट नहीं होता है इंडिया से, लेकिन एक लेटेंट थ्रेट ऑलवेज़ मौजूद है।
अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें, और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें। लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहां पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। अब इसी लाइट के अंदर अब इमरान खान साहब दोबारा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, और ये खुशी की बात है मेरे ख्याल में। एक पॉलिटिकल पूरा एक सेगमेंट है हमारी कौम का जो मेरे ख्याल में अक्सरियत के अंदर है, वोटिंग पॉपुलेशन के अंदर। आप इससे खाक बुरा बनाएं, लाख बुरा बनाएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये एक रियलिटी है कि जो अक्सरियत वोटिंग पॉपुलेशन है वो पीटीआई की ही है, और इमरान खान साहब के डाई हार्ड हैं वो लोग। इमरान खान साहब का जो पैगाम आया अपनी लीगल टीम के ज़रिए कि मैंने किसी को ऑथराइज़ नहीं किया कि वो इंगेज करे नेगोशिएशन के साथ अंदर इस्टेब्लिशमेंट के साथ, यानी ये इशारा आज़म स्वाति साहब को भी मिल गया और अली अमीन गंडापुर साहब को भी मिल गया कि मैं तो अपने आप में एक अथॉरिटी हूँ, तो मैं तो नहीं इजाज़त देता कि कोई इस तरह मेरे बिहाफ पे या पीटीए के बिहाफ में, यानी दराड़ मत डालो जमात के अंदर। मैंने कोई डील नहीं की, ना पहले ना मैं अभी एंटरटेन करूँगा कोई डील रियासत के साथ। अगर मैं डील बनाने में इंटरेस्टेड होता तो मैं ऑफ़र 2 साल पहले कबूल कर चुका होता, जब ये सारा क्राइसिस शुरू हुआ था। उस ऑफ़र के अंदर एक कंप्लीट लीगल इम्यूनिटी मुझे मिल रही थी, यानी मुझे कंप्लीटली तौर पे बरी जमा किया जाता कानूनी कार्रवाई से, और उसके बदले में सिर्फ मेरे से 2 साल की खामोशी मांगी जा रही थी। यानी 2 साल की खामोशी की वजह से इमरान खान साहब को ये सारी अजियत ना झेलनी पड़ती उनके बकौल। और मेरे ख्याल में ये बात कुछ वैलिड भी है, बाय द वे, इतनी रैशनल बात नहीं क्यों कर रहे हैं। कहते हैं मैंने उसको तब भी रिजेक्ट किया, और आज भी मैं ऐसे किसी ख्याल को, ऐसे किसी उड़ती हुई अफवाह को मैं रिजेक्ट करता हूँ। अली अमीन गंडापुर और आज़म स्वाति इजहार तो करते हैं टॉक्स का, लेकिन मेरी राय में ऐसी कोई नेगोशिएशन, ऐसी कोई टॉक पॉइंटलेस है, बेमानी है। अब जो मुखालिफ सिमत में हमारे जो मुखालिफ सिमत है, यानी कि रियासत इस केस में, वो इंटरेस्टेड नहीं है किसी इशू को रिजॉल्व करने में। वो सिर्फ और सिर्फ टाइम ख़रीदना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम टपाना चाहते हैं, और उसमें वो हमें बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं बेसिकली। अली अमीन और आज़म स्वाति इन चीज़ों को अपनी इन टॉक्स को अपनी ज़ाती ख्वाहिश पर परसू करना चाहते हैं, और मेरी तरफ से कोई इनको इस तरह की वो नहीं इंस्ट्रक्शन मिली। मैं हमेशा मेंटेन किया और बार बार दोहराया है कि हम एक सियासी पार्टी के तौर पे हमें कोई दिक्कत नहीं है डायलॉग से। दरवाजे हमेशा नेगोशिएशन के लिए कभी बंद नहीं किए गए और हमेशा खुले हैं। लेकिन मैं वाजे कर दूं, जो भी गुफ्तगू होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रेमेसी की बुनियाद पे होगी, रूल ऑफ लॉ की बुनियाद पे होगी, अवामी इंटरेस्ट की बुनियाद पे होगी, ना कि किसी पर्सनल अरेंजमेंट के तहत होगी जो मेरी और मेरी बीवी के लिए की जाए। यानी ये बड़ी एक मेरे ख्याल में प्रिंसिपल्ड बातें इमरान खान साहब कर रहे हैं, और मुझे ये पढ़ के खुशी हुई है। जो माइनिंग और मिनरल्स बिल से मुतल्लिक बातें हैं वो उसमें मज़ीद बताता हूँ कि कोई मज़ीद अमल नहीं होगा जब तक अली अमीन जो चीफ़ मिनिस्टर हैं और सीनियर सियासी क़यादत जो है खैबर पख्तूनख्वा की, जब तक कोई कॉम्प्रिहेंसिव और ट्रांसपेरेंट ब्रीफिंग ना मिल जाए, यानी कि उनको ना ऑन बोर्ड किया जाए, तब तक कोई काम मज़ीद नहीं होने देंगे हम। उसके बगैर ये मामला आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कहा 7 महीनों से मेरे करीबी जो साथी हैं और पिछले 1 महीने से मेरी इवन बहनों को और मेरे लीगल काउंसिल को, यानी वकीलों को, मेरे से मुलाकात करने का मौका नहीं मिला, जबकि नवाज़ शरीफ साहब को रोज़ाना मुलाकात का मौका दिया जाता था। मुझे एक बुनियादी हक़ जो है मेरा, जो सरकारी मैंडेटेड डेज़ भी हैं, यानी वो कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ को ज़्यादा दिन मिले जाते थे, लेकिन जो मेरे लीगली मैंडेटेड डेज़ भी हैं, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे वकीलों को और मेरे टॉप लीडरशिप को मुझे से नहीं मिलने दिया जा रहा। और कहते हैं मुख्तलिफ, यानी फॉल्स प्रीटेक्स्ट से मुराद मुख्तलिफ बहानों के और हीलों के ज़रिए मुझे ये डिनाई किया जाता है मेरा हक़। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस हद तक इतना खौफ है इनको मेरी प्रेजेंस से, मेरी वजूद से, कि मुझे फ़ोन कॉल भी नहीं करने दे रहे मेरे बच्चों से कि मैं पता नहीं क्या बात उनको बता दूंगा। और मेरे पर्सनल जो फिजिशियन है, जो मेरे डॉक्टर हैं, जो मेरा यानी मेरी अपकीप को देखते, ज़ाहिर बात है इमरान खान 70s में है और बड़ी उम्र के लोगों को डॉक्टर रेगुलर विजिट्स और चेकअप्स चाहिए होते हैं, उसको भी मना कर दिया कि मेरे पास ना आए कि कहीं को मैं उसके ज़रिए को पैगाम बाहर ना निकाल दूँ।
अब मैंने अपने लीगल टीम को डायरेक्ट कर दिया कि वो फाइल करें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटिशन कि जो अब जेल सिस्टम मेरे साथ कर रहा है, और कोई डिले ना करें। तो प्रिजन एडमिन के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा इस तरह में कानूनी कार्रवाई को मैंने हुक्म दे दिया कि ये फ़ौरन की जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ के साथ सलूक किया जा रहा है ये डिसग्रेसफुल से कुछ कम नहीं। यानी मैं अग्री करता हूँ, बिल्कुल बेहूदगी है ये। और जो माफिया जो इस मुल्क पे हुक्मरानी चला रही है वो इतनी डेस्परेट है ताकत को पकड़ने के लिए कि वो किसी नीच से नीचे गिरने के लिए रुकेंगे नहीं, वो और गिरते चले जाएंगे और गिरते चले जाएंगे। जो एंटी अफगान पॉलिसी हम परसू कर रहे हैं, उन्होंने कहा ये सिर्फ और सिर्फ और दुश्मनी, गुस्सा और लोगों में वो यानी भड़ास को पैदा करेगा और टेररिज्म को बढ़ावा देगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। हमारे मासूम शहरी और सिक्योरिटी पर्सनल ऑलरेडी इसकी कीमत चुका रहे हैं, इस दहशतगर्दी की। शहादतें उनकी रोज़ाना होती हैं। एक फॉर्मल रेजोल्यूशन मस्ट बी टेबल्ड इन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डिमांडिंग एन एक्सटेंशन इन द रिपेट्रिएशन टाइमलाइन ऑफ अफगान रेफ्यूजीज़। यानी खैबर के अंदर एक फॉर्मल प्रोसीजर के तहत असेंबली के थ्रू हमें जो टाइम लाइन है उसको रिकन्सिडर करना चाहिए और दोबारा रिविजिट करना चाहिए कि अफगान रेफ्यूजीज़ को किस बुनियाद पर रिपेट्रिएट यानी वापस भेजा जा रहा है अपने मुल्क। Furthermore, federal government must grant KP the authority to engage directly with the Afghan administration. KP has borne the brunt of terrorism and must be allowed to address it proactively. The matter must be resolved through statesmanship and common sense instead of fueling this fire. मैं भी इससे एग्री करता हूँ कि बॉर्डरिंग स्टेट के ऊपर रियासत से अलग होके नहीं, लेकिन कम से कम अपने इंडिपेंडेंट एक पॉलिसी के तहत बॉर्डर स्टेट्स को इजाज़त होनी चाहिए कि वो नेगोशिएट करें बॉर्डर की पॉलिसीज़ को वगैरह वगैरह। क्योंकि ज़ाहिरी बात है सबसे ज़्यादा टेररिज्म का और वॉर ऑन टेरर का ब्रंट भी खैबर ने फेस किया, सबसे ज़्यादा शहादतें भी वहीं हुई हैं। अभी मुझे मौका भी मिला था चरसद्दा शहर जाने का, तो मैं वहाँ से हैरान हुआ था कि जो उनकी मेन रोड है जहाँ वो रजर रजर की बाज़ार वगैरह भी सारी उनकी मशहूर चीज़ें हैं, तो वह कब्रें ही कब्रें, कब्रें ही कब्रें। और मैं बस हैरान, अभी मैं कहा अब ख़त्म होंगी, अब ख़त्म होंगी। अब वो कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान चला जा रहा है। ज़ाहिरी बात है कि वायलेंस और जो ट्राइबल वायलेंस भी ट्रिगर हो गई थी वॉर ऑन टेरर के ज़माने में, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा कैजुअल्टी रेट को फेस किया। तो उसको अब उसका मदावे के तौर पे, उसका उसका एक मरहम के तौर पे उनको अलाउड होना चाहिए कि वो अफगानिस्तान से नेगोशिएट कर लें। एज अ प्रिंसिपल भी ये पॉलिसी सेंस बनाती है। बहरहाल इसके बाद उन्होंने और तफसील बयान की और कहते कहते उन्होंने एंड में अख्ताम किया इस पे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद नेशनल क़ुव्वत है जो मुल्क को एक प्लेटफॉर्म पे ला सकती है और जोड़ सकती है। और इसके अंदर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को और जनरल एक सियासी जो माहौल बना हुआ है उसको इशारा कर दिया कि अगर आप इस सबसे छुटकारा चाहते हो तो डेमोक्रेसी को विन करने दो और हमें आने दो ताकत में, ताकि हम इस मामले को, जो ये क्रम्बलिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर, इस मामले को हम संभाल सकें। अब एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि रियासत जीत चुकी हुई है, और ये जो पिछले दिनों चीफ साहब की तकरीर थी ये विक्ट्री स्पीच थी, विक्ट्री लैप थी। लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये ग्रिप जो है जितनी आप टाइट की जाते हैं एक ऐसी वॉलेटाइल अवाम के ऊपर जहाँ पे ये सूरत हाल बनी हो, तो उतना ही मामला स्लिप किया जाता है। बहरहाल ये खुशाइन डेवलपमेंट है कि इमरान खान साहब को वापस मंजर आम पे आने दे रहे हैं। हमारा सियासी प्रोसेस बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में सफोकेट हो चुका हुआ था। और हमारे इस वक्त वैसे भी एक एनालिसिस करें, मैं एक साहब से बात कर रहा था तो वो कहने लगे यार इस वक्त कोई सियासी इनहेरिटेंस नहीं है, विरासत नहीं है जिसको इनहेरिट करेंगे हमारे नए जो सियासी बैच आएगा। ज़ाहिर बात है सारे हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो 70+ हैं, तो एक एक पैर सबकी माशाल्लाह कब्र के अंदर ही है। और जो रिप्लेसमेंट हैं, जो वारिस हैं, वो उनमें से कोई भी इस वक्त माज़रत के साथ कैपेबल नहीं है। इवन सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस के बावजूद मरियम साहिबा और बिलावल जो हैं वो ना सिर्फ उसके बावजूद कि उनके पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन नेपो बेबीज़ के अंदर से, नो ऑफेंस टू एनीवन, वो उसके बावजूद वो बिल्कुल तजर्बे के बगैर हैं और वो बिल्कुल अनाड़ी हैं इस फील्ड के अंदर। और उनकी कोई पॉलिटिकल क्लाउट नहीं है, कोई नेशनल उनकी इंपॉर्टेंस और वैल्यू नहीं है। वो सूबाई क्या, वो लोकल से लोकल लेवल के ऊपर भी अहम नहीं है लोगों के लिए, माजरत के साथ। और इस वक्त कोई सियासी क़यादत नहीं है जो नेशनल वो होल्ड करती हो उसवे। कोई नया पौध नहीं तैयार हुआ हुआ सियासी पार्टियों के अंदर, ना कोई ऐसी नर्सरी है जहाँ से नई पौध निकलती है। और कोई बड़ी नेशनल जमात सिवाय पीटीआई, और अगर उसको भी 10 साल 5 साल अब इसी तरह रखा तो उसके अलावा भी कोई सियासी पार्टी नहीं रहेगी। तो क्या हमारी रियासत डीप स्टेट जीत गई है, या क्या जमहूरी प्रोसेस के अंदर कुछ अभी भी दम बाकी है? मेरी ज़ाती राय है कि दम तो बाकी नहीं है। नून लीग रीजनल हाइपर रीजनल पार्टी टू पंजाब, पीपल पार्टी हाइपर रीजनल पार्टी टू पंजाब टू सिंध। सिंध में वो मुकाबला करेंगे कराची में जमात इस्लामी, MQM एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ के साथ। पंजाब के अंदर नून लीग का मुकाबला होगा TLP और PTI के साथ। खैबर के अंदर ANP, PTI, इवन कुछ हद तक TLP भी पहुंच रही है और जमात इस्लामी होगी।
और बलूचिस्तान तो वो तो होम बेस है, वो तो होम टर्फ है हमारी रियासत की। तो देर इज़ नो वन नेशनल पार्टी अनलेस इमरान खान साहब बाहर आते हैं और फिर से हमारा जो सफोकेशन का प्रोसेस है ख़त्म होता है। उसमें भी सिर्फ 5 से 10 साल, जितनी भी अल्लाह ने ज़िंदगी दी है इमरान खान साहब को, जितनी भी उनकी अल्लाह ने लिखी है, उतनी देर के लिए एक वो नेशनल पार्टी बन के रहेंगे। और उसमें भी सिर्फ मैं कहूँगा 3 4 5 साल, क्योंकि गवर्नेंस का जो मॉडल है पीटीआई का वो आप सबके सामने ही है, तो वो भी आके क्या ही कुछ उखाड़ लेंगे। और उसके बाद भी कोई ऐसी सियासी पौध नहीं है जो फॉलो कर रही है पीटीआई को भी। तो नेशनल लीडरशिप को प्रैक्टिकली हमारी फ़ौज ने पिछले 30 40 सालों के अंदर अब, और सिविल ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, वो बरनीयत से उन्होंने उसको सफोकेट करके उसका दम घोट दिया हुआ है। ये मेरी ज़ाती राय है। आई डोंट एग्री विद जो ऑप्टिमिस्ट हैं। हाँ, ऑप्टिमिज्म शॉर्ट रन के अंदर ये है कि खान साहब जो हैं वो बाहर आ सकते हैं और कुछ एक नेशनल कंसेंसस बन सकता है, लेकिन अल्लाह ये बातें बेहतर जानता है। मेरी ज़ाती राय के अंदर हम हार्ड स्टेट थे, हम हार्ड स्टेट हैं, और हम हार्ड स्टेट रहेंगे। किसी शौक से या खुशी से मैं इज़हार नहीं कर रहा, बट रियलिटी इज़ रियलिटी। आप सबका सुनने का बहुत शुक्रिया।